नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत, मुख्तलिफ़ मामलात के हवाले से आप तक जानकारी पहुँचा देते हैं, या मुख्तलिफ़ अज़ला में जो सरगर्मियाँ हो रही हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो हम आप तक पहुँचा देते हैं। जो आपकी उमंगें हैं, जो आपके मुतालबात हैं, वो हम वहाँ के अफसरान के सामने रखते हैं, या उनको जो आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं वो भी हम आपसे इस तरह करते हैं। सोच रहे होंगे कि आज के प्रोग्राम में किस मौजू पे बात होगी। आज हम बात करेंगे गांदरबल ज़िले के बारे में, यानी डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में इस वक्त क्या सूरत हाल है। चाहे हम कोविड-19 की बात करेंगे, चाहे हम उसके बगैर डेवलपमेंटल सिनेरियो की बात करेंगे, कौन सी पिक्चर है इस वक्त हमारे पास ज़िला गांदरबल की, इसी पिक्चर को हम आपके सामने रखेंगे ज़िला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल शफ़क़त इकबाल साहब की वसातत से। आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। शफ़क़त इकबाल साहब, चूँकि आपने वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की हैसियत से जब चार्ज संभाल लिया, आप उसी दफ्तर में काम कर रहे थे, तो ये खुशकिस्मती है ज़िले के लिए कि एक जज्बा, एक वलवला ज़रूर होगा आपके दिल में वहाँ के लोगों को खिदमत करने के हवाले से। उनको सरकार की तरफ से जो सहूलियात बहम रखनी है, उनको वो बहम रखने के हवाले से। तो कोविड-19 की सूरत हाल जो इस वक्त है, इसका मुकाबला किस तरह से किया गया, किस तरह से आपने सहूलियात हमारे अवाम को वहाँ पे पहुँचाई, इससे आगाज़ कीजिए। हाँ जी फ़याज़ साहब, जहाँ तक आपने फरमाया कि मैं ऑलरेडी एडीडीसी की कैपेसिटी में वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में काम कर रहा था, वहीं से मुझे डिप्टी कमिश्नर पोस्ट किया गया। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं जो डिस्ट्रिक्ट के जो हालात व वाक़ात थे उनके बारे से वाकिफ़ था, और ये खुशकिस्मती मेरे लिए भी और आम आवाम के लिए भी खुशकिस्मती है कि वाक़ात से जब वाकिफ़ था, और उन वाक़ात जहाँ पर बॉटल नेक्स थे, मेरी प्रायोरिटी रही कि बॉटल नेक्स को कैसे कवर किया जाए, कैसे एड्रेस किया जाए उन चीज़ों को, और लोगों को कैसे जल्द अज जल्द सहूलियात मैसर की जाएँ। तो सबसे पहले आपने जैसे कोविड के रिलेटेड चलते हुए अभी बात की, कोविड के चलते हुए मैं ये बात बताऊं कि कंप्लीटली जो हमने देखा कि आपने भी देखा होगा, जो कश्मीर में जो है गांदरबल जो है काफ़ी लो रहा कोविड रिलेटेड केसेस में। हमारे जो पॉजिटिव जो केसेस थे इनिशियली हमारे कम थे, और बाकी बाद में जब हमारे लॉकडाउन का जो सिलसिला ख़त्म हुआ, बाकी उसमें थोड़ा सा हमारा स्पाइक हुआ केसेस में। लेकिन अभी भी कदर हाल जो हम कह सकते हैं कि कश्मीर के जो बाकी कंपेयर करें हमें डिस्ट्रिक्ट से, काफ़ी हमारा कोविड रिलेटेड मिटिगेशन एफर्ट्स हमारी अच्छी रही, और अभी भी हमारे केसेस कदर हाल कम हैं। लेकिन जैसे आपने जनाब बता दिया कि जो कोविड-19 केसेस की सूरत हाल जो है वो कदर कम है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अगर हम एक तायराना नज़र डालेंगे पिछले हफ्ते के हवाले से, तो 16 केसेस से 60 केसेस के दरमियान है। कल 40 केसेस आ गए, उससे पहले 31 आए, उससे पहले 25 आ गए। तो इस तरह से ये बताइए कि जो बाकी हमारे अजला है, किस तरह का लाएअमल आपने अपनाया कि जो ये थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि कंट्रोल में रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए फ़याज़ साहब, सबसे पहले तो मैं बात बताऊं कि जो हमने जो लॉकडाउन इनिशियली किया वो बड़ा हमारा स्ट्रिक्टर लॉकडाउन था। बिल्कुल हम मर्सीलेस थे, बिल्कुल हम किसी का भी कुछ नहीं सुनते थे, जो भी वायलेशंस होती थी हम उसको बड़ी स्ट्रिक्टली डील करते थे। उसके अलावा जो है हमारा जो आईसी एक्टिविटीज़ पर हमने काफ़ी ज़ोर दिया। आईसी एक्टिविटीज़ इन द सेंस इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन सिस्टम में हमने पम्पलेट्स जो हैं, पम्पलेट्स लोगों तक काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट किए, छपवाए हमने, बैनर्स जो कॉन्स्पेशियस प्लेसेस पर वो लगवाए। उसके अलावा जो हमारी गाड़ियाँ थी उसमें हमने लाउड स्पीकर्स फिट किए, और लाउड स्पीकर फिट करके हमने पूरे गांव जाकर लोगों को मैसेजेस ये बतवाया कि हैंड हाइजीन कैसे मेंटेन करना, आपको मास्किंग का कैसे इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से आपको क्या करना है, या बाकी अगर ये बीमारी आपको लाक हो उन हालात में आपको क्या करना है, और कैसे इसका ज़रूरी तदाबीर करनी है, मिटिगेशन कैसे करना है। हमारे काफ़ी एग्रेसिव जो रहाई आईसी एक्टिविटीज़ काफ़ी एग्रेसिव रही। उसके अलावा अगर कहीं पर भी हमारा कोई पॉजिटिव केसेस आता तो उसकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती थी या उसकी टेस्टिंग होती थी, बड़ी एग्रेसिव होती थी। हम चाहे वो केस हमें डिटेक्ट रात के टाइम भी अगर होता था तो हमारी टीम्स जो एकदम फील्ड में चली जाती थी और उसको एग्रेसिवली ट्रेस करके उनके जो कॉन्टेक्ट थे उनको हम आइडेंटिफाई करते और टेस्ट करते थे। गांदरबल ज़िले में सबसे पहला केस जो है वो गुजहामा इलाके में हुआ और हाल ही में वो डब इलाके में कुछ केसेस जो है वो सामने आए। जो कि ये जो टेस्टिंग का अमल है, तो टेस्टिंग का अमल किस तरह से वहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है?
جی جہاں تک ٹیسٹنگ کی بات ہے، ٹیسٹنگ میں پہلے تو ہم جو اپنے لوگ تھے ان کو لایا جاتا تھا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل، جو کووڈ کیئر ہاسپٹل ہے ہمارا گاندربل، وہاں پر لا کر ٹیسٹ کیا جاتا، اور لوگ کافی ہچکچاتے تھے کیونکہ لوگوں کا روزگار کا مسئلہ تھا، اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کو زبردستی موٹیویٹ کر کے لایا جاتا تھا وہاں پر. اور وہ چیز بھی اب نہیں، اب جو کہ ہمارا یہ جو ریپڈ ٹیسٹنگ ہے، ریپڈ ٹیسٹنگ اب کسی جگہ پر بھی ہم جا کر گاؤں میں ہی لوگوں کے پاس جا کر وہ ریپڈ ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور 15 منٹ کے اندر اس کا ٹیسٹ ہمیں رپورٹ مل جاتا ہے. اور اب اس میں کیا ہے کہ لوگوں کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوتا اور لوگوں کو ادھر ادھر زحمت بھی نہیں کرنی پڑتی ہے جانے کی. اب والنٹریلی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ شائی نہیں کرتے ہیں ٹیسٹنگ سے، آتے ہیں والنٹریلی، ہم ان کو والنٹریلی ٹیسٹ کرتے ہیں اور ریپڈ ٹیسٹ کے تھرو ہمیں جب پتہ چلتا ہے نیگیٹو پازیٹیو کا، اگر کوئی پازیٹیو ہمارا کیس ہوتا ہے جو ایسمپٹومیٹک ہوتا ہے، ایسمپٹومیٹک کے لیے آپ کو پتہ ہے جیسے گائیڈ لائنز گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہوئی ہیں، ان کو ہوم آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے. ہمارا بھی وہی سسٹم چل رہا ہے، ہم بھی ان کو جو پازیٹیو کیسز ایسمپٹومیٹک ان کو ہوم آئسولیشن میں رکھتے ہیں. اور باضابطہ جو ہماری کمیٹیز ہیں 59 ہماری سرویلنس کمیٹیز، مانیٹرنگ کمیٹیز ولیج لیول کی ہیں جو ان کو پازیٹیو کیسز کو مانیٹر کرتی ہیں، ان کے کیا وہ ایس او پیز جو ہیں ان کو مینٹین کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں. ان کے گھر کے باہر وہ پوسٹر چسپان کیا جاتا ہے، باضابطہ ان کو آکسی میٹر دیا جاتا ہے، ان کا جو آکسیجن لیول ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، وہ چیک کیا جاتا ہے، اور ریکارڈ وہ جو پیشنٹ خود ہے. صحیح فرما رہے ہیں. انہی باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ قدرے بہتر ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ کوارنٹین سہولیات جو ہے تھوڑا سا کیا، کون سی آئسولیشن سینٹر جو ہے، ہاسپٹلز جو ہے، کون سے ہاسپٹلز اس کے ساتھ انوالو کیے گئے ہیں؟ دیکھیے انیشلی جو ہمارا جو کووڈ ریلیٹڈ جو کوارنٹائن فیسلٹی جو کریٹ کرنی تھی، ہر ضلع کو کہا گیا تھا کہ 1000 کے قریب کوارنٹائن فیسلٹیز کریٹ کی جائیں. اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ گاندربل میں ہم نے 1450 کے قریب جو ہے کوارنٹائن فیسلٹیز کریٹ کی. اس میں ہمارا پہلے ہی ڈسٹرکٹ کووڈ کیئر ہاسپٹل جو گاندربل کا ہے اس میں 100 بیڈ کا کیپیسٹی، اس کے بعد MMC ہمارا وتلار جو ہے وہاں پر ہم نے 30 بیڈڈ ہاسپٹل کوارنٹائن فیسلٹی رکھی تھی. اس کے بعد ہمارا وسن ہے، وسن میں 20 بیڈ کا ہم نے کیپیسٹی رکھا تھا PHC وسن میں. اس کے علاوہ جو ہمارے سکولز ہیں وہاں پر ہم نے ایڈمنسٹریٹو کوارنٹائن کی فیسلٹیز رکھی، جیسے ہمارا سینک اسکول مانسبل، وہاں پہ 300 کا ہم نے کوارنٹائن کیپیسٹی رکھی. JNV ہٹوارہ ہمارا، وہاں پر ہم نے 400 کی کوارنٹائن کیپیسٹی رکھی. اس کے علاوہ ہمارا یوتھ ہاسٹل سودامباغ ہے، وہاں پر بھی ہم نے 300 کیپیسٹی کا ایڈمنسٹریٹیو کوارنٹائن رکھا تھا. اس کے علاوہ بھی ہمارے جو ہیں ابھی جو ہمارا یونانی ہاسپٹل ہے نوا باغ، وہاں پر بھی ہم نے 100 بیڈ کی کیپیسٹی، کل ملا کے 1450 کے قریب ہم نے کوارنٹائن فیسلٹی کریٹ کر کے رکھی تھی. جس میں انیشلی پہلے دنوں جب ہمارے بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ میں زیادہ کیسز آئے، ان کی کیپیسٹی کم پڑی، ہم نے ان کو اپنی کیپیسٹی بھی دی. بانڈی پورہ سے گاندربل، سینک اسکول مانسبل میں بھی 100 بیڈ کی کیپیسٹی ہم نے بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ کو بھی اویلیبل کروائی. دیکھیے جیسے لاک ڈاؤن ہو گیا پہلے، تو لاک ڈاؤن میں سرکار کی یہ ہدایت آ گئی کہ عوام کو ان کی دہلیز پر مختلف سہولیات جو ہے، چاہے راشن ہے، باقی چیزیں ہیں، وہ ان کو مہیا کرائی جائے. جو گاندربل ضلع کے بالائی علاقے ہیں، چاہے ہم وہاں کنگن کی بات کریں گے، مامر کی بات کریں گے، یا کچھ اور علاقوں کی بات کریں گے، یا BPL کیٹیگری کے ساتھ جو وابستہ تھے، کس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا؟ جہاں تک آپ ڈیلیوری سسٹم کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کے چلتے ہوئے لاک ڈاؤن جو میجرز تھے ہمارے بڑے اسٹرکٹر تھے، بہت اسٹرکٹ تھے، لوگوں کی موومنٹ پہ قدغن تھی. اس سلسلے میں ہم نے ایک سسٹم باضابطہ ہمارا ایک ہم نے پلان چیک آؤٹ کیا تھا، جس پلان کے تحت ہم ہوم ڈیلیوری انشور کرتے تھے، چاہے وہ راشن ہو، چاہے وہ LPG ہو، چاہے وہ ایون ہمارا جو مڈ ڈے میل اسکیم تھی، مڈ ڈے میلز میں بھی ہم نے ہوم ڈیلیوری کا انعقاد کیا تھا. اس کے علاوہ جو ہمارے نیوٹریشن آئٹمز آنگن واڑی سینٹرز کا جو ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی، اس کے لیے بھی ہم نے ہوم ڈیلیوری کا سسٹم لاگو کیا تھا. اسپیشلی جب کووڈ کے چلتے ہوئے جو ہمارے ریڈ زونز تھے، ریڈ زونز میں ہم نے ایڈمنسٹریٹرز کو اپوائنٹ کیا تھا، اور ایڈمنسٹریٹرز جو ہمارے وہ سینئر آفیسرز تھے ان کو ہم نے ڈیزگنیٹ کیا تھا، نامینیٹ کیا تھا ایڈمنسٹریٹرز. وہ جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ، لائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ ٹائی اپ کر کے ہر سہولیات جو ہے، چاہے وہ راشن کے حوالے سے ہو، LPG کے حوالے سے ہو، چاہے وہ فرٹیلائزرز کے حوالے سے ایون ہو، یا ہمارے مال مویشی کے فیڈ کے حوالے سے ہو، یا بیبی فوڈ کے حوالے سے ہو، وہ انشور کراتے تھے کہ ہمارے ریڈ زون میں آسانی سے وہ مہیا ہو جائیں، تاکہ عام لوگوں کو جو ہے کوئی ریڈ زون کے لوگوں کو دقت نہ آئے. جیسے آپ نے ہیلتھ کے حوالے سے ہم نے بات کی، تو ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے تھوڑا سا یہ سینیریو دے دیا کہ کووڈ جو ہے، کووڈ میں کون کون سی سہولیات ہیں. اب کووڈ سے باہر نکل کے ہم دیکھیں گے کہ جو ہمیں باہر باقی جو ہمارے پاس فیسلٹیز ہونی چاہیے، چاہے ہم PHCs کی بات کریں گے، چاہے ہم ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی بات کریں گے، چاہے ہم ڈائلسس کی بات کریں گے، یا اور جو بیماریاں ہیں، تو کس طرح سے ضلع گاندربل دیکھتا ہے ایسے بیماروں کو؟
देखिए ओवरऑल जो हेल्थ सिनेरियो जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट का गांधरबल का, मैं मुतमईन हूँ कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो PICs के हवाले से, या हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर, या उसके अलावा जो हमारा ट्रॉमा हॉस्पिटल है कंगन का, उसके अलावा जो हमारे 24/7 लगभग 19 के करीब हमारे PICs हैं, उसके अलावा हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं। तो लॉजिस्टिक्स जो है, लॉजिस्टिक्स के हवाले से हमारी कोई कमी नहीं है। और जो अभी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो हम आराम से जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को दे पाते हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट को एक और एडेड एडवांटेज ये है कि अगर खुदा ना खासा कोई कम्प्लिकेसी हो या कुछ ऐसा हो, हमारे जो टेरिशरी हॉस्पिटल्स हैं जैसे आपका स्किम्स है, वो काफ़ी नज़दीक पड़ते हैं, लोग ये फैसिलिटी भी अफोर्ड कर पाते हैं। चाहे अगर हम PHCs की बात करेंगे, चूँकि महकमा सेहत की तरफ से बाज़ाब्ता इनको फिर मॉडल बना दिया गया, उनमें फैसिलिटीज़ वगैरह बढ़ा दी गई। अगर हम वाकुरा इस फैसिलिटी वहाँ सेंटर की PHC की बात करेंगे तो वहाँ पे जो एडजॉर्निंग एरिया है, चाहे डब की बात करेंगे, नारायण बाग की बात करेंगे, शालार की बात करेंगे, और भी कुछ इलाके हैं, तो थोड़ा सा दूर पड़ता है क्योंकि डब में फर्स्ट एड सेंटर है आपके पास। तो आवाम की वो मांग है वहाँ पे कि जो डब का ये सेंटर है उसको PHC बनाने की ज़रूरत है, या जो शालार में कोई ऐसा है नहीं सेंटर, तो वहाँ पे फर्स्ट एड की ज़रूरत है। तो आप किस चीज़ नज़रिए से इन चीज़ों को देख सकते हैं? जहाँ तक आप अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, हकीकत है कि कहीं पर हो सकता है कि कोई जेन्युइन डिमांड हो, लेकिन आपको मैं बताऊं जो हमारा हेल्थ सेंटर का जो क्राइटेरिया है 4 से 5 हज़ार के करीब पॉपुलेशन होनी चाहिए कैटर करने के लिए। उसके अलावा जो PIC है, PIC में कम से कम आपका 20 से 25 हज़ार की पॉपुलेशन होनी चाहिए, तब जाकर वहाँ पर PIC बन सकता है। तो है डिमांड है। आप जैसे आपने डब की बात की, मुझे नहीं लगता है इमीडिएटली कोई ऐसा डिमांड होगा। हम कैटर करते हैं उसको डब से। अगर जो आपने मेरी अभी नॉलेज में बात लाई, हम दोबारा से इसको रिव्यू करेंगे और मैं ज़रूर CMO से बात करूंगा इस मसले में। अगर वहाँ पे फिजिबिलिटी बनती होगी उसको अपग्रेड करने की, ज़रूर हम अपग्रेड करने के लिए कोशिश करेंगे। एडजॉर्निंग एरिया है नारायण बाग है, नारायण बाग में वहाँ पे सेंटर है उनके पास कि अगर आवाम को वहाँ पे ज़रूरत पड़ी वो सेंटर के पास जा सकते हैं। लेकिन जो दूसरा इलाका वहाँ पे बटपोरा है, चाहे हम शालार की बात करेंगे, तो ये जो 2 इलाके हैं वहाँ पे ऐसे छोटा सेंटर जो है उसकी ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में कुछ इकदाम किए जाने चाहिए। और मुहर्रम उल हराम के हवाले से अगर हम बात करेंगे, इस वक्त महकमा हेल्थ के क्या इंतज़ामात है? देखिए, जहाँ तक मुहर्रम के सिलसिले में आप बात करना चाहेंगे, इसमें यह बताओ मैं कि अभी कोविड के चलते हुए मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा अपने जो हमारे डब के लोग हैं या हमारे नीलगराट के लोग हैं और जहाँ कुल्लंद के लोग हैं। बेशक हमारे जो 3 एरिया हैं यहाँ पर हमारी शिया पॉपुलेशन है और बहुत कम है। मुझे लगता है कि ये कुछ 3-3.5 हज़ार के करीब टोटल पॉपुलेशन हमारी बनती है। मैं बड़ा खुश हूँ कि ये हमारे पास वहाँ ही से आए। हमें बताया इन्होंने कि कोविड के रिलेटेड चलते हुए हमें क्या SOP एडर करनी है। अभी हमने जाना था लेकिन वो पहले ही हमसे उनने पहल किया, हमारे पास आए, तो हम बड़े खुश हुए। उनको हमने फिर जो हमारी SOPs हैं गवर्नमेंट रिलेटेड जो रिलीजियस प्लेसेस में जाने के लिए हों या कॉन्ग्रेशंस के हवाले से या जुलूस के हवाले से हों, वो जो भी SOPs हैं हमने उनको ब्रीफ़ करी। और ब्रीफ़ करने के बाद उन्होंने वो जो SOPs हमारी हैं वो डिस्प्ले करके रखी इमाम बाड़े पे अपने, ताकि हर लोग को, आम आदमी को भी पता चले कि SOPs हैं, हमें क्या करना है, क्या किस SOP को एडर करना है। खासकर हमने उनसे बात की जो मास्किंग के हवाले से हो कि मास्क के बगैर बिल्कुल इबादत गाह में ना जाया जाए, वो उसको एडर कर रहे हैं। उसके बाद हैंड सैनिटाइजिंग की बात है जहाँ तक, तो वो भी एडर कर रहे हैं। उसके अलावा जो है सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से वो भी उन्होंने हमारे साथ वो ये एश्योर किया हमें कि हम बिल्कुल इन SOPs को एडर करेंगे। और एडर करते हुए जो हमारे ये जो दिन है हमारे 10 दिन, हम इनको इंशाल्लाह खुश असलूबी के साथ इसमें हम इजाफा करना चाहेंगे, क्योंकि जैसे आपने जनाब शफकत साहब बता दिया कि इंतजामात के हवाले से ये भी हमारे पास इनपुट्स है कि वहाँ पे जो मतलब इमाम बारगाह हैं या इलाके हैं वहाँ पे हेल्थ के हवाले से वहाँ पे वो सेंटर्स आपने बनाए हैं, वो फैसिलिटीज़ वहाँ पे रखी गई है। लेकिन अगर हम वो गली कूचों की मरम्मत की बात करेंगे या अगर हम वहाँ पे वो जो स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से जो है, तो क्या इकदाम है उस सिलसिले में? जहाँ तक बाकी फैसिलिटीज़ के हवाले से आप बात करें, देखिए मेडिकल फैसिलिटीज़ तो हमने राउंड द क्लॉक वहाँ पे मैसर रखी हैं। उसके अलावा जो हमारे PHE की ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ हैं वो राउंड द क्लॉक हमने मैसर करके रखी हैं। हमने जो भी इवन घरों में भी जो पानी है वो भी मुहैया किया जाता है। उसके अलावा जो हमारे कॉमन पब्लिक पोस्ट हैं उनको भी हमने चालू कर दिया। उसके अलावा जहाँ जहाँ इमाम बाड़ाज है, हमारे इमाम बाड़ाज में एडिशनल हमने स्टोरेज फैसिलिटीज़ रखी हैं, PVC ये जो मम्मी की छुटकी डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें
बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। रखी हैं। अच्छी बात है। पीवीसी ये जो प्लास्टिक टैंक्स है वहाँ पर हमने रखे, स्टोरेज करके पानी रखा है। उसके अलावा भी जो है कि हमारा जो टैंकर सर्विस है वो भी अवेलेबल रहती है। हमने इनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे के रखी हैं कि सुबह और शाम को टैंकर सर्विस भी, टैंकर भी जाया करेगा, और अगर कहीं पर भी ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो उसको वो पूरा कर पाएँ। उसके अलावा जो है हमने पावर के हवाले से, मैं खुद इन इलाकों में गया था, मेरे साथ जो लाइन डिपार्टमेंट जैसे पीडीडी, हमारा जल शक्ति, पीएचई, आईएनडीएफसी, आरएनबी, हेल्थ वाले, या हम अपना फायरवुड के हवाले से जो हमारे डीएफओ देखते हैं, वो फैसिलिटी जो सारी हैं हमने जाकर इन एरियाज़ में खुद जाकर इन ऑफिस को साथ लेकर रिव्यू की, और लोग सेटिस्फाइड थे। और फैसिलिटी जो है, ये सारी फैसिलिटी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और लोग सेटिस्फाइड हैं। इन केस अगर उनको हमने बता के, हमने अपने जो मोबाइल नंबर से, हमारे कंट्रोल रूम के नंबर से हमने वो मुश्तहर करके रखे, उनको बता के जो मुंतज़मीन है उनको दे के रखा है। इन केस अगर किसी भी सर्विस के हवाले से उनको कोई दिक्कत हो, ताकि वो हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम इमीडिएटली उसको प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाएँ। बहुत ही खुशाइन बात है जनाब शफकत साहब। अब ये बताइए कि जो ज़िला गांदरबल में है, ज़िला गांदरबल में अब हम डेवलपमेंटल के हवाले से बात करेंगे, तो इस वक्त क्या मंजरनामा है डेवलपमेंट के हवाले से? देखिए, जहाँ तक आप डेवलपमेंट के हवाले से डिस्ट्रिक्ट गांदरबल का जायज़ा मुझसे लेना चाहते हैं, आप बखूबी वाकिफ़ हैं। आप आते काफ़ी देर से, काफ़ी दिनों से आपने न्यूज़ में देखा होगा या पेपर्स में भी पढ़ा होगा। अभी 18 तारीख को, 18 अगस्त को हमारे वहाँ पे ऑनरेबल एलजी साहब भी आए थे, उन्होंने भी हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो है रिव्यू लिया। और इस सिलसिले में बात बताऊँ कि ओवरऑल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का सिनेरियो, चाहे वो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लान हो, चाहे वो बैक टू विलेज हो, चाहे वो लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो हमारा कोई भी सेक्टर हो, चाहे बेनिफिशियरी ऑरिएंटेड स्कीम्स हों, जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है, गवर्नमेंट की टाइम लाइन्स हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको एडहेयर किया जाए और लोगों को टाइम बाउंड सर्विसेज देने में हम पीछे ना रहें, ताकि आम कॉमन आदमी को उसकी दहलीज तक, उसकी डोर स्टेप तक सर्विसेज पहुंचे और कहीं शिकायत का कोई भी गुंजाइश ना रहे। इस हवाले से काफ़ी हमारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आप देखते हैं लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स। हमारे लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स में अभी भी बताऊँ मैं, गांदरबल का जो है लगभग 206 करोड़ का काम जो है अभी लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स में अप्रूव हुआ है, जिसका काम शदुमत से जारी है। और हमने बाज़ाफ्ता वहाँ उसके जो टाइम लाइन्स हैं वो फिक्स करके डिपार्टमेंट्स को रखी हैं, और मैक्सिमम टाइम लाइन हमने जो प्रोजेक्ट्स की वो फिक्स की है दिसंबर, बाय दिसंबर 2020 वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसमें बड़े बड़े हमारे ब्रिजेज़ हैं, पीआईसीज़ हैं। तो इसमें जो इस वक्त ये एसओपीज़ का अमल दरामद है, तो किस तरह की आपकी तरफ से हिदायत जाती है? जी, बाज़ाफ्ता जिस तरह से हमारा गवर्नमेंट ने एसओपीज़ रखी हैं, ये जैसे वर्क प्लेस पर जो हमारे वर्कर्स हैं उनके लिए हैंड सैनिटाइजर्स का अवेलेबिलिटी हो, उनके लिए वर्किंग शेड्स हों, वर्किंग शेड्स हमने रखे ताकि इनका मूवमेंट कम किया जाए, और शेड्स में ही, वर्किंग शेड्स में ही रखा जाए। वर्किंग शेड्स में फिर सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से हमने काफ़ी वहाँ पर वो उनका वो बंदोबस्त करके रखा हुआ है। और बाकी जो है बाकी उनको जो हेल्थ एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ एजुकेशन की जो हमारी जो मेडिकल टीम्स हैं उनको वक्त में वो भी जाती हैं और चेकअप करती हैं, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन उनको ना डेवलप हो। जनाब शफकत साहब, ये बताइए कि जो बीहमा इलाका है, आज से 2 साल पहले ये देखा जाता था कि वहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक जैम रहता था बीहमा इलाके में, तो इस वक्त क्या सिचुएशन है वहाँ पे? क्या कोई इनिशिएटिव वगैरह रोड को मतलब बढ़ाने के लिए, उसकी वाइडनिंग के लिए कुछ किया गया? देखिए, आप जैसे जानते हैं कि जो हमारा पांडश बीहमा जो रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट है, ये बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है गांदरबल, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के लिए। इसमें थोड़े से हमारे कॉन्स्टेंट्स ये थे कि पैसे के हवाले से थोड़ा हमारा लैंड कंपनसेशन वहाँ पर ज़्यादा है, और जो रिहेबिलिटेशन है उसका भी एक कंपोनेंट आता है जो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। इसके बावजूद जो है वहाँ पर जो पांदिश में जो है काफ़ी बॉटल नेक्स थे, वहाँ पर जो ब्लैक स्पॉट्स थे, 2-3 घर थे वहाँ पर, जो काफी पांदिश में कोई इलाका है वहाँ पे? जी, उस नहीं, ये बीहमा की बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ पे जो रेजिडेंशियल हाउसेस है 2-3, वो काफ़ी बॉटल नेक था हमारे लिए था। उसके अलावा 8-9 दुकानें कॉर्नर पे है, 8-9 दुकानें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स के बाहर वो कॉर्नर पर थी, काफ़ी ट्रैफिक जामिंग होती थी और काफ़ी देर से वो डिमॉलिश नहीं हो पाई थी।
पता नहीं वजूहत क्या रहे होंगे, लेकिन 1 महीना पहले हमने वो 9 दुकानों को डिमोलिश किया और उनके हम रिहेबिलिटेशन का भी उनको सोच रहे हैं, और किसी रेजेंटमेंट के बगैर हमने उनको मोटिवेट किया और वो हमने डिमोलिश किए वो दुकानें। उसके अलावा ये जो 2 घर हैं, इन 2 घरों को भी हमने डिमोलिश किया, और जो हमारे ये मेन जो बोटल नेक हैं वो हमारे 2 मेन बोटल नेक वो खुले हो गए। उसके अलावा भी वहाँ पर अभी 1-2 बोटल नेक हैं जिनके बारे में हमारी वो उधर दुकानदारों से बातचीत जारी है, और इंशाल्लाह हम उनको भी रिमूव करने में कामयाब हो जनाब जाएंगे। शफकत साहब, वाकई तौर ये क्रेडिट जो है वहाँ पे इस रोड को वहाँ पे इसको वसी करने के हवाले से वो आपको जा रहा है, लेकिन ये बताइए कि इसके बाद हम बात करेंगे कुछ रोड्स के हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में है, एक तो उनके हवाले से, दूसरा मैकडमाइजेशन का अमल जो है, तो मैकडमाइजेशन की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जहाँ तक रोड्स का है, रोड्स में आप देखिए कि हमारे 2 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे जी, जी। PMGSY और RNB। जी, जी। तो जो हमारा अभी जो रोड्स का है, हमारा फेज़ 1 हो या 2 हो PMGSY का, हमारा शदुमत से काम उन पर जारी है, और हमारी जो अभी तक 57 हैबिटेशंस है, 57 हैबिटेशंस में से हमने 56 को कवर किया है, और एक कचपथरी इलाका है जहाँ पर हमारी हैबिटेशन अभी कवर नहीं हुई, और वहाँ पर भी रोड का काम अभी जारी है। मुझे लगता है अगले आने वाले 2-3 महीने में वो हैबिटेशन हमारी भी कनेक्ट हो जाएगी, और हम ये कह पाएंगे कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, ऑल हैबिटेशंस विल बी कनेक्टेड थ्रू रोड कनेक्टिविटी। तो उसके अलावा जो हमारा RNB है, RNB का जो भी अपना टारगेट है वो भी काम कर रहे हैं, और जो मैकडम के हवाले से आपने पूछा, मैकडम के हवाले से कुछ 98 किलोमीटर्स का हमारा इस साल का टारगेट था, चाहे वो 98 किलोमीटर्स, उसमें कुछ 48 किलोमीटर्स हमारे PMGSY के और 51 के करीब हमारे RNB का टारगेट है। कुल 98-100 के करीब ये जो टारगेट बनता है, इसमें से भी हमने लगभग 60-65 के करीब जो है मैकडम हमने रोड कवर कर लिए हैं, और बाकी जो है इंशाल्लाह हमारा 15 सितंबर तक हमारा टारगेट है। 50 सितंबर तक ये टारगेट हम अचीव करेंगे, और जो भी मैकडम का काम होगा हम कंप्लीट करके चलिए, इसमें हम आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहेंगे, पेटपोरा जो पांदच इलाका है वहाँ पे कहीं पे जो आपका मैकडमाइजेशन का अमल इस वक्त चल रहा है, लेकिन मस्जिद की तरफ कोई रास्ता जा रहा है वहाँ पे, उसको भी देखने की ज़रूरत है। हो सकता है वहाँ पे जैसे आपने कहा कि कुछ % मुकम्मल हुए, अब कुछ % जो है उसको आगे मुकम्मल किया जाएगा। अब हम बात करेंगे जो PMGSY है, जो उसके हवाले से जो रोड्स वहाँ पर बन रहे हैं, ओवरऑल जो है एक रोड जा रहा है शालाहार से वाकूरा तक, चूँकि उस पर काम हो गया उस रोड पे, लेकिन उस रोड को काम करने के दौरान 28 फुट का शायद उसको ये कुशादा रखना था, तो उसमें क्या सूरत हाल है कि उसको कहीं कहीं कहा जा रहा है कि उसके शायद मतलब 28 फुट हर जगह वो नहीं है। नहीं, जहाँ पर रोड वाइडनिंग की बात है, इसमें बाज़ाफ्ता इनका एक SOP के तहत इनका एक स्टैंडर्ड जो है रोड विड्थ होता है, उस रोड विड्थ को हम एडहेर करने की कोशिश करेंगे। कहीं पर अगर कहीं पर भी किसी प्रॉब्लम हो, ये इसमें इंक्रोचमेंट हुआ हो, या हो सकता है लैंड एक्विजिशन करना पड़े, हम बाज़ाफ्ता उस पर लैंड एक्विजिशन भी करेंगे, और जहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट होगा हम इंश्योर करेंगे कि इलीगल इंक्रोचमेंट वो हटाया जाए, और जो स्टैंडर्ड जो रोड विड्थ है उसको बरकरार रखा जाए। जैसे आपने अभी फरमाया कि जो वहाँ पे मजदूर तबका है, अब ये जो रोड्स है वहाँ पे उन्हीं को इसमें मतलब काम देना है, चाहे उनको दिन भर मतलब वो वहाँ पे मजदूरी करते हैं, तो किस तरह से आप फैसिलिटेट करते हैं ऐसे मजदूरों को इन कामों में? जहाँ तक ये काम है, देखिए आप जहाँ पर RNB का या PMGSY का या और भी रूरल डेवलपमेंट के थ्रू जो काम होते हैं, या हमारा JKPC जो काम करती है, अमूमन हम कोशिश करते हैं कि लोकल जो है लोकल को ही एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर दी जाए। इवन हमारा जो वहाँ पर जेड बोर्ड बन रहा है, जर्मो टनल का काम चल रहा है, वहाँ पर भी हमने उनसे बाज़ाफ्ता उनको हमने ब्रीफ की, उनके साथ मीटिंग्स की हैं, उनको भी उनके मैनेजमेंट से भी हमने कहा है कि प्रायोरिटी दी जाए लोकल्स को। अब जब आपके पास स्किल्ड लेबर अवेलेबल ना हो, इन केस अगर स्किल्ड लेबर नहीं है, स्किल्ड लेबर तो बाहर से आ जाते हैं, तो जो अनस्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर को प्रेफर करके वो लोकल्स को ही प्रेफर करें। इसी तरह जो हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स के भी काम होते हैं, लैंड डिपार्टमेंट्स के, तो वहाँ पर भी उनको तरजीह दी जाती है, जो लोकल्स हैं उन्हीं को। देखिए, जैसे शफकत साहब आपने बता दिया, ओवरऑल आपने ये सिनेरियो दे दिया वहाँ पे, चूँकि ये बात जो है, जो ये गरीब तबका है, इस कोविड के चलते जो है लेबर तबका जो है सबसे मुतासिर हो गया। उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, उनके पास खाने के लिए। आपको ख़ुद भी मालूम है कि मरकज़ी सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता पिछले महीने एक हिदायत आ गई कि जो ये तबका है इसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए। एक और रोड है जो शालाहार से ठोकरपोरा की तरफ अंदर से जा रहा है, उस पर काम पहले चल रहा था, लेकिन फिर बाद में उस पर जो काम है वो बंद किया गया, वो काम उस पर नहीं चल रहा है।
اگر وہاں کے مزدوروں کو وہاں پہ انوالو کر کے آپ کی طرف سے کچھ انیشیٹو لیے جاتے تاکہ وہ ادھورا کام جو ہے وہ مکمل ہو جاتا, یا اس سلسلے میں آلریڈی کچھ انتظامیہ کر رہی ہے آپ کا اس سلسلے میں؟ دیکھیے جہاں تک آپ نے لیبرس کی بات کی, یہ ایک افیکٹڈ سیکشن آف سوسائٹی رہا کووڈ کے لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے, حقیقت ہے. لیکن ہم نے ڈسٹرکٹ گاندربل میں جو ہے, چاہے وہ مائیگرنٹ لیبرس تھے چاہے ہمارے لوکل لیبرس ہیں, ہم ان کا خاص خیال رکھا. ہم نے باضابطہ سروے کر کے رکھا, جو باہر کے کچھ 1180 کے قریب ہمارے لیبرس تھے, ان کو ہم نے وقتاً فوقتاً فوڈ کٹس, پیکڈ فوڈ کٹس ہم نے پرووائڈ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نیڈی لوگ تھے, غریب غربا تھے, جو بالکل جن کا کوئی آسرا نہیں تھا, ان کو بھی ہم نے فری راشن مہیا کیا. اس کے علاوہ جو ہمارے لیبر امپلائمنٹ کے طرف سے جو ہمارے رجسٹرڈ لوگ تھے, کچھ 5200 کے قریب لوگ رجسٹرڈ تھے, ان کو 3 انسٹالمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے, 1000 روپے کا انسٹالمنٹ ان کو بھی ملا وقتاً فوقتاً, وہ بھی ان کو ملا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے بی پی ایل لوگ تھے, ان کو گورنمنٹ نے 3 مہینے کا راشن بھی مفت فراہم کیا. تو کل ملا کے جو سرکار کی بھی کوشش رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ جو یہ غریب طبقہ ہے, مزدور طبقہ ہے, ان کو کوئی مشکلات کا سامنا لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے نہ کرنا پڑے. جی جیسے شفقت صاحب آپ نے بات بتا دی اوورال اس طبقے کے حوالے سے, گورنمنٹ نے باضابطہ اس کے لیے ایک اسکیم کی کہ ایم جی نریگا جو ہے, ایم جی نریگا باضابطہ اس سلسلے میں ایک اسکیم لائی گئی کہ جتنے بھی لینگویجنگ پروجیکٹس ہیں یا جتنے بھی کام علاقے میں ہیں, باضابطہ شاید بلاک ڈیولپمنٹ آفس اس کو دیکھتا ہے, تو کس طرح سے وہاں کے مزدوروں کو وہاں انگیج کیا جاتا ہے. تو ایم جی نریگا کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے جہاں تک آپ ایم جی نریگا کے تعلق سے بتا رہے ہیں, ایم جی نریگا میں جب سے کووڈ کے چلتے ہوئے کام کا ریزمپشن کے آرڈرز آئے, تو پہلا یہ اسکیم تھی ایم جی نریگا, کیونکہ یہ ڈائریکٹ اس سے جو مزدور طبقہ ہے جڑا ہوا ہے, کیونکہ ان کو لیبر امپلائمنٹ دیا جاتا ہے, ان کو امپلائمنٹ پرووائڈ کی جاتی ہے. جیسا ہی ہمارا کووڈ کے چلتے ہوئے ایس او پیز میں تھوڑا سا ریلیکزیشن آیا کام کے حوالے سے, ہم نے نریگا کے کام شروع کیا. اور نریگا واحد وہ اسکیم ہے جو لوگوں کی دہلیز تک, ڈور سٹیپ پر لوگوں کو امپلائمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. ایک تو لوگوں کو امپلائمنٹ مل گئی, اور دوسروں کو ایک تو ڈیوریبل ایسٹس ان کے کریٹ ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو اکنامک کنڈیشنز بھی ان کی اچھی ہو جاتی ہے, ان کو پیسہ جو ہے وہ مل جاتا ہے تاکہ یہ اپنے روزمرہ کے گھر کے خرچات یہ چلا سکیں. تو اس سلسلے میں ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو ہے ہم نے انیشیلی ہم نے انشور کیا کہ ہمارا جو 126 پنچایت حلقہ ہے, 126 پنچایت حلقہ میں ایک یا ایک سے زیادہ کام اٹھائے جائیں تاکہ وہاں کے جو مزدور طبقہ ہے ان کو کسی مشکلات کا سامنا نہ فیسلٹیٹ ان کو کیا جائے. شفقت اقبال صاحب, ہمارے پاس وقت بالکل کم ہے, 1 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اب جو ایجوکیشن ہے, مختصراً بتائیے کہ ایجوکیشن اس وقت آن لائن دی جا رہی ہے, تو کس طرح سے آپ نے فیسلٹیٹ وہاں کے طلباء کو کیا؟ کیونکہ 4G بھی لاگو ہوگا ضلع گاندربل میں, یہ خوش قسمتی کی بات ہے اور مبارکباد بھی ہے آپ کو. تو کتنا اثر ہوا 4G سے, تو کس طرح سے کام ہوا اس سلسلے میں؟ دیکھیے 4G کا ہمارے لوگوں نے کافی خیر مقدم کیا وہاں پر, کیونکہ 4G ایک ایسا ہے, اس پہ ہمارا جو عام لوگ ہیں یا اسپیشلی جو ہمارے اسٹوڈنٹ طبقہ ہے یا عام بزنس کمیونٹی ہے, تو ان کو ہم نے اسی وقت ریکویسٹ کیا کہ آپ لوگ اس کا صحیح استعمال کریں تاکہ یہ فیسلٹی آپ کو مہیا رہے, کنسٹرکٹیو پرپز کے لیے اس کو آپ یوز کیجئے. جہاں تک آپ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو آن لائن کلاسز ہماری چلتے رہی, اگر نیٹ فیسلٹی میں کہیں پر بھی ان کو دقت آئی, ہم نے وہاں پر اسپیشل کیاسکس لگائے, اسپیشل کیاسکس کے تھرو ہم نے آن لائن کلاسز کو کیری آن کیا. اس کے علاوہ جو آپ کو پتہ ہے کمیونٹی کلاسز کا کنسیپٹ جو تھا بہت اچھا, تو گاندربل ضلع میں بھی بہت اچھا رسپانس رہا کمیونٹی کلاسز کے حوالے سے. جی شفقت اقبال صاحب, آخر پہ ایک میسیج ہم چاہیں گے آپ سے, چونکہ آغاز میں ہم نے بتایا 16 سے 40 تک کیسز ہو گئے. اب اس چیز کو برقرار رکھنے کے لیے, اس چیز کو کم کرنے کے لیے عوام کا آپ کا میسیج کیا ہے؟ دیکھیے جہاں تک میرے 2 میسیجز ہوں گے. ایک تو ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ میرا یہ میسیج ہوگا, کیونکہ ہمارے ڈیمانڈز جو ہیں بہت زیادہ ہیں, لوگوں کی خواہشات بہت زیادہ ہیں, ڈیمانڈز ہماری زیادہ ہیں, تو ہم کوشش کریں کہ لمیٹڈ ریسورسز میں ہم لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے, اور لوگوں کو تھوڑا مطمئن رہنا چاہیے کہ آہستہ آہستہ ہم ہر کوئی فیسلٹی, ہر کوئی انفراسٹرکچر کے حوالے سے فیسلٹی پرووائڈ کریں گے. تھوڑا سا ہمیں ٹائم چاہیے اس میں. اس کے بعد جو کووڈ ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, کووڈ ریلیٹڈ میں اپنے عوام سے ایک ایک التجا کروں گا, ایک ریکویسٹ کروں گا اپنے ڈسٹرکٹ کے لوگوں سے کہ آج تک ہمارا وہ کوآپریشن دیتے آئے ہیں, چاہے وہ ایس او پی کے حوالے سے ہو, چاہے وہ جو بھی میڈیکل ایڈوائزر یا ایڈمنسٹریٹو ایڈوائزر کے حوالے سے ہو, آج تک ہمارا ساتھ دیتے آئے ہیں اور عمل کرتے آئے, اور آگے بھی
आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि ये हमारे आवाम जो है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के वो इन पर इन SOPs को एडमिनिस्ट्रेटिव या हेल्थ SOPs को एडहेर करेंगे और एक अच्छा शहरी होने का सबूत देंगे। जनाब शफकत इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके इस आखिरी पैगाम को लेके हम नाज़रीन के पास जाते हैं और उम्मीद करेंगे कि ज़िला गांधरबल का जो आवाम है बिल्कुल उन पे अमल करेगा। आज का प्रोग्राम यहीं पे इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अगले शुमारे में आपसे मुलाकात फिर होगी। अल्लाह हाफिज़।